नमस्कार। आप सभी को भावनगर से मैं तखुभाई सांडसूर इस मंच पर आपका सादर अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। इस मंच से जुड़ने के लिए मैं अपने करीबी सहयोगी और हमारे बहुत अच्छे मित्र जो अमेरिका में रह रहे हैं, कौशिक भाई शाह जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। वैसे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ तो भावनगर से और साहित्य की और सर्जन की अलग अलग विधाओं के साथ मैं जुड़ा हूं। जैसे आप कह पाओगे कि हमारे साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कि कहानी है, और इसके अलावा कविता है और दूसरी भी विधाएं हैं। इस विधाएं में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? कमेंट में लिखिए प्लीज। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं कौशिक भाई? आवाज आ रही है क्या? जी, तो यहाँ तो आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि ये वॉइस, नो वॉइस प्लीज। कमेंट में आपका कमेंट आया था और कवि शरद जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से आवाज आ रही है। सुन रहे हैं क्या? तो आज आप सबको मिलके मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है
और इस मंच से जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। वैसे तो मैं कोई कविता के विषय में मेरा बहुत कुछ योगदान नहीं है, फिर भी आप सबकी दुआओं से और आप सबकी कामनाओं से मैं कविता के विषय के साथ जो जुड़े हुए हमारे अलग अलग विषय हैं, उसमें मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। मैं पहले एक काव्य पाठ करना चाहता हूं जो फहमी बदायूं जी का बहुत अच्छी तरह से लुभाने वाला एक गजल है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। घर के मलबे से घर बना ही नहीं, घर के मलबे से घर बना ही नहीं, जल जले का असर अभी गया ही नहीं। मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं। ये जो शेर है काफी अच्छा शेर है। मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं। कल से मसहूब ए खैरियत में हूं, कल से मसहूब ए खैरियत में हूं, शेर ताजा कोई हुआ ही नहीं। रात भी हमने ही सदारत ही, रात भी हमने ही सदारत ही, बज़्म में और कोई था ही नहीं। बज़्म में और कोई था ही नहीं। ऐसे गजल हम कह सकते हैं कि खुदा के नाम पे लिखा गया है। खुदा अपने बंदे को, वो बंदा खुदा को क्या कहता है? पार तुमको कहां कहां ढूंढा, यार तुमको कहां कहां ढूंढा, जाओ तुमसे मैं बोलता ही नहीं। यार तुमको कहां कहां ढूंढा,
जाओ तुमसे, मैं बोलता ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, याद है जो उसी को याद करो। हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। किसको याद करें? जिसको हम भूलना पसंद ही नहीं करते हैं, जो लोग हमसे कभी भूल ही नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी याद में हम करें ही क्या? जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं, तो उनका हिज्र ही करना ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कहां कोई दवा है? एक ही दवा है, उनका हिज्र करना। हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। सचिन देसाई जी, कवि शरदकांत मिश्रा जी, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमारे साथ इस मंच के जरिए आपसे अच्छी तरह से बातें हो रही हैं, और इस मंच से आपके साथ जुड़ने का मुझे बहुत गौरव हो रहा है। मैं अपना वैसे तो परिचय देना पसंद नहीं करूंगा, फिर भी आपके साथ कुछ मेरी जो छोटी छोटी बातें हैं वो शेयर करना पसंद करूंगा। मैं भावनगर जिले के एक छोटे से देहात में रह रहा हूं, और यहाँ की सेकेंडरी विद्यालय का, माध्यमिक विद्यालय का मैं प्रधान आचार्य 25 साल तक रहा। बाद में अभी मैं उनसे सेवानिवृत्त हो गया हूं, और सेवानिवृत्त होने के साथ ही मेरे कुछ अपना जो शौक था वो पूरा करने के लिए मेरा एक शौक पत्रकारिता का भी बना रहा है, और उसके जरिए मैं एक वीकली का एडिटर भी हूँ। गुजराती साहित्य में मेरे 6 पुस्तकें, मेरी 6 बुक हुई है, और उसमें 2 बुक एक कहानी के ऊपर है। बाकी की जो बुक है वो अलग अलग फीचर्स में लेख है। मेरे कुछ अपना निजी जो प्रसंग होते हैं उनके ऊपर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, और आज भी मैं गुजराती अखबारों में, छोटे छोटे अखबार हैं गुजराती के, उसमें लिखता रहता हूँ। और आज आपके सामने पेश होने के लिए मैंने एक फहमी साहब की एक गज़ल आपको पेश कर दी। और अब मैं जो आपके सामने जो कुछ बातें रखना चाहता हूँ, ये बातें शिक्षा के ऊपर है। दोस्तों, बहुत सालों तक
शिक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान करता रहा हूँ और शिक्षा के जरिए राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ चिंतन भी किया है। मैं यहाँ आप सबके सामने इस बातों के जरिए एक बात और भी आपके सामने रख सकता हूँ कि मेरी जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उसमें शिक्षा के ऊपर जो अलग अलग लेख हैं, उसमें एक बुक मेरा शिक्षा मांगल्य, वो गुजराती में है, और एक ये बुक बहुत प्रचलित हुई है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अखबारों ने भी इंटरेस्ट लिया हुआ है। आज दोस्तों आपके सामने, आपके बीच आकर के मैं जो अपना विषय रखना चाहता हूँ आप सबके सामने, वो विषय ऐसा है कि भारत की शिक्षा कल, आज और कल। हम जानते हैं कि भारत की शिक्षा कल कैसी थी, आज कैसी है और भविष्य में वो कैसी हो सकती है। इसके ऊपर मैं अपने विचार दोस्तों आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। मैं इस विषय पर आपके सामने हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, वो शिक्षा प्रणाली यानी ऐसी प्रणाली कि वो प्रणाली भारतीय शिक्षा न भूतो न भविष्यति। એટલે કે हम ये कह सकते हैं कि ये प्रणाली न तो कभी हो पाएगी न तो कभी हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारा जो मध्ययुगीन समय था, उस समय में मध्ययुगीन समय से पहले प्राचीन युग में हम चले जाएं, और प्राचीन युग में हम जानते हैं कि हमारे पास शिक्षा की जरूरत क्या थी। महाभारत में या तो रामायण में कोई प्रसंग हम ले ले तो उस टाइम हमारे पास क्या जरूरत थी, शिक्षा की आवश्यकता क्या थी। हम जानते हैं कि हमारे पास जो गुरुकुल परंपरा थी, उसमें हमारे पास बहुत कुछ
हम कह सकते हैं कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो जरूरियात है, उनको पूरा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता बनी हुई थी। हम जानते हैं कि हमारे पास जो उस टाइम जो समय था, वो समय क्या था? ये प्राचीन हमारी परंपरा यह कह रही है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमारे राज्य को सुरक्षित रखना है, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। उसके ऊपर अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमारी गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल विश्वविद्यालय जो थी, वो यह कहती थी कि धनुर्विद्या सीखो। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण आदि हमारे जो ग्रंथ है, उनका कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सके, इसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा था और कुछ काम अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था कि तभी हमारे पास जो लोग थे शिक्षा में लेने के लिए आने वाले, ये लोग ये शिक्षा क्यों ले रहे थे? क्योंकि उनको अपना राष्ट्र चलाना था, अपना कारोबार चलाना था, और ये कारोबार हो करके बहुत अच्छी तरह से अपने आप को वो संभालने के लिए बहुत शिक्षा ले रहे थे। एक गुरुकुल परंपरा या अपनी जो प्राचीन परंपरा थी, बहुत अच्छी थी। फिर बाद में हमारी कुछ मांगे या हमारी कुछ अपेक्षाएं ये बढ़ती चली गई। बढ़ती चली जाने के बाद हम उसके बाद अपनी जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए अच्छी तरह से हम शिक्षा के साथ जुड़ गए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा अंग्रेज जमाने में मैकोले पैटर्न में चली गई। हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल आया और उस शासनकाल में, उस कालखंड में अंग्रेजों की जरूरियात जो थी, उनकी अपेक्षा थी कि उनका शासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो लोग चाहिए, वो लोग या ऐसा ह्यूमन पावर वो इंग्लैंड से ला नहीं सकते थे। इसलिए ये ह्यूमन पावर डेवलप करने के लिए मैकोले पैटर्न एजुकेशन, यहाँ उनकी नींव रखी गई, उनका विस्तार किया गया। फिर बाद में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ
अंग्रेजी में शिक्षा लेने का बहुत प्रबल ढंग से अपनी बातें रखने का जोर दिया गया। हम जानते हैं कि इस शिक्षा पद्धति बहुत सालों तक चली। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद हमारी शिक्षा में बदलाव लाने के लिए गांधी जी ने कुछ जो सुझाव दिए थे, कुछ बुनियादी ढांचा दिया था कि हमारे देश की जरूरियात क्या है। तो गांधी सिद्धांतों के आधार पर गांधी के जो 11 व्रत है, वो व्रत को केंद्र में रखते हुए अपनी निजी शिक्षा आगे बढ़ाने का राष्ट्र ने अपना विचार प्रस्तुत किया। हम जानते हैं कि हमारे पास बाद में अलग अलग कमीशन भी आए, जैसे कि मुदालियर कमीशन आया, कोठारी कमीशन आया 1966 में। कोठारी कमीशन ने कहा कि हमारे देश की जो शक्तियां हैं, उनका जो भविष्य है, वो भविष्य विद्यालयों के 4 दीवालों में पल रहा है। बहुत अच्छी बात कही थी कोठारी कमीशन ने। फिर बाद में देश के कोने कोने में कोठारी कमीशन ने शिक्षा की सभी बातों को विस्तारित करने का बहुत प्रयास किया। और आज हम जानते हैं कि ये सब कमीशनों को लेकर के, पंचों को लेकर के, फिर बाद में हमारे पास 1986 में नई शिक्षा नीति भी आई। उस शिक्षा नीति ने पूरे देश में लागू करने के लिए, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, वैसे तो शिक्षा आज हम कह सकते हैं कि हम सब मानते हैं कि शिक्षा की मूल जो आधार है वो कुछ नहीं है। शिक्षा ऐसा कहती है कि सभी लोगों के पास, सभी लोगों के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं सभी लोगों के पास। और शिक्षा का काम ये है कि उनको बाहर ला करके सबके सामने प्रस्तुत करना, सबके सामने उनको रखना, यही काम शिक्षा कर रही है। आज हम जानते हैं कि पूरा भारत में शिक्षा का जो आधार स्तंभ है, पूरा ढांचा जो है, ये सभी तरह से आज बदल गया है। हमारे देश में
पहले बहुत कम विश्वविद्यालय थी। जैसे मैं गुजरात में आपको बताऊं, सिर्फ गुजरात में 11 विश्वविद्यालय थी। आज 11 की जगह करीबन 2 गुना विश्वविद्यालय हो गई है। और अभी आगे जाकर के क्या होगा ये भी हम बता सकते हैं। तो हमारे देश में फिर बाद में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अगर हमें बहुत कुछ करना है तो करने के लिए आपको अच्छी तरह से सबको, एक गांव से लेकर के, एक छोटे कस्बे से लेकर के सभी लोगों को, एक मजदूर से लेकर के सभी के लिए शिक्षा मुहैया करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी और होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट ला करके भारत सरकार ने यही काम किया है। ये काम ये किया है कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। वो तभी मिल सकता है कि उनका पूरी तरह से और सभी जन समुदाय के लिए उनको हम मुहैया कर पाए, तब भी हमारा जो लक्ष्य है, हमारा राष्ट्र का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हम सिद्ध कर पा सकेंगे। मुझे लगता है कि ये नीति के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम आगे बढ़े, आगे चलते रहें, चरे वेती चलते रहो। लेकिन आज की जो शिक्षा का स्वरूप बदल गया है हमारे देश में, वो स्वरूप ऐसे बदल गया है कि पूरा देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये व्यवस्था 2 हिस्से में बंट गई है। दोस्तों, मैं आप सबको ये बताने के लिए मजबूर हूं कि आज हमारे देश में एक शिक्षा सरकारी शिक्षा है। सरकारी शिक्षा यानी कि सरकारी विद्यालयों में जो काम हो रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो है सरकारी शिक्षा। और दूसरी ओर, जैसे मैंने आगे कहा, शिक्षा का क्षेत्र एक सेवा का क्षेत्र है। अगर आपको कुछ अच्छा करने का मन हो जाता है तो आप इस सेवा के क्षेत्र के साथ अच्छी तरह से आप जुड़ सकते हैं। एक शिक्षक
अपने आप में देवदूत स्वरूप होता है। देवदूत स्वरूप यानी कि देवी शक्ति पाने के लिए हमारे पास जो रास्ते नहीं थे, वो रास्ते ढूंढने का जहां से अवसर प्राप्त हुआ, वो अवसर दिलवाने वाला एक शिक्षक होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो तूने गोविंद दियो बताए। गोविंद है तो सही, लेकिन उनके पास ले जाने वाला कौन? अपनी जो एक आंख है, अलग सी आंख, उनको खोलने का कौन प्रयास कर रहा है? तो एक शिक्षा का जो अलग सा स्वरूप हमारे सामने अभी अभी आया है, ये है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हमारा खानगी स्वरूप, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन। वैसे तो मैं जब अपना निजी विचार रखता हूं, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो है, वो हमारे देश के लिए आगे जाकर के देश का बंटवारा, अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है, वो बढ़ाने वाला है। वो आप कहेंगे एक कैसे? तो उसके ऊपर मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि हमारी जो शिक्षा की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो फिसलती जा रही है, वो कमजोर हो रही है। और कमजोर होने के कारण इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ बहुत गरीब लोग हैं, जिसके पास प्राइवेट शिक्षा पाने की फीस नहीं है। वो लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, और सरकारी विद्यालय में भेजने के बाद वहाँ जो आउटकम्स है, वहाँ जो परिणाम है, वो परिणाम इतना अच्छा नहीं है। उनके ऊपर मैं बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उनका आउटकम्स बहुत पुअर है। और इस बात के जरिए उनके कंपैरिजन में खानगी शिक्षा जो है, उसमें बहुत अच्छा
और सुदृढ़ काम हो रहा है। फिर बाद में होता है क्या कि सरकारी शिक्षा में पढ़ने वाला एक पाठक या बालक और खानगी शिक्षा में पढ़ने वाला, दोनों का जब कंपैरिजन होता है, उनकी स्पर्धा होती है, आगे आगे जाकर के हम जानते हैं कि सभी जगह में, चाहे वो हमारी रोजगार पाने का कुछ अवसर है, या तो कहीं भी अगले अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए, एडमिशन पाने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी जब सरकारी विद्यालय का पाठक और खानगी स्कूल का पाठक, उनका स्पर्धा होता है, तो आगे वो खानगी वाला ही निकल जाएगा और सरकारी विद्यालय का जो बालक है वो वहाँ ही पड़ा रहता है। आज हमारे देश में आप सबको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरे देश में, वैसे गुजरात समेत दूसरे राज्य हैं जहाँ खानगी शिक्षा का, प्राइवेट एजुकेशन का बहुत दबदबा हो रहा है, और इस जलजले में हमारी सरकारी व्यवस्था डगमगा रही है। और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम जानते हैं कि अभी अभी हमने नई शिक्षा नीति का आविष्करण भी हुआ है, नई शिक्षा नीति लाई गई है। वैसे तो शिक्षा का जो विषय है वो राज्य का विषय होता है, संघ सरकार का विषय नहीं है। फिर भी हमारी जो संघ सरकार है, वो संघ सरकार राज्यों को दिशा निर्देश देती है। राज्य संघ सरकार का दिशा निर्देश जो तय किए हैं, उनका पालन करना है या नहीं करना है, वो राज्य का विषय होता है। फिर भी जहाँ तक शिक्षा के बाबत, शिक्षा के विषय की नींव है, उनके कुछ पहलू है, उनको लागू करने के लिए बहुत अच्छी तरह से राज्य सरकार भी काम कर रही है। हमारे ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नीति में बहुत सारे पहलू अलग अलग दिए गए हैं। इसमें एक पहलू को आप सबके सामने रखने का मुझे खास अवसर मिल रहा है। तो एक उसमें बताया गया है कि पूरा अगले 5 वर्ष में पूरे भारत में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जो
प्रोजेक्ट में 37,000 करोड़ रुपया पूरा भारत में इस प्रोजेक्ट में निवेश किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आसपास के जो गांव है, 10-15 गांव, उनके बीच एक स्कूल डेवलप किया जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। अभी गुजरात में लागू हो गया है। गुजरात गवर्नमेंट तो ये कह रही कि हम पूरे गुजरात में हमारी जो सभी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, सभी को हम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट के जरिए उनको डेवलप करना चाहेंगे और उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाए, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। और लेकिन ये जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि 15-20 गांव के बीच में एक स्कूल बनाया जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और उसमें 2000 बच्चे पढ़ पाएंगे, ऐसा प्रोविज़न है। और हमारी जो प्राइवेट एजुकेशन है, ऐसी सिस्टम, ऐसे प्रावधान ये सरकारी प्रोजेक्ट में लागू किए जाएंगे। वो किस तरह कि पूरा वो डे स्कूल होगा। वो डे स्कूल में सभी पाठक, सभी बालक पूरे दिन शिक्षा ले पाएंगे। और आसपास के जो गांव है, छोटे छोटे गांव, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके ये स्कूल में सभी पाठकों को दाखिला करवाएंगे। तो इनसे क्या होगा, इनसे एक बात और तय है कि छोटे छोटे गांव में जो स्कूल है, बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं। अभी मैं गुजरात की बात करूं तो यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत गांव में, देहातों में कम होते जा रहा है। सभी लोग शहर की ओर भागते चले जा रहे हैं। अमेरिका या यूरोप की तरह हमारा जो देहाती जो सिस्टम है, वो आजकल ख़त्म हो रहा है। और बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी समस्या और है, लेकिन करें तो करें क्या। तो ये जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के तहत छोटे छोटे जो स्कूल है वो बंद हो जाएंगे। और वो बंद होने के बाद एक बड़ा सा स्कूल 15-20 गांव के बीच में आकारित हो सकता है। और ये आकारित होने के बाद बड़ा स्कूल में, छोटी स्कूल में जो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे टीचर जो काम करते हैं, वो बड़े स्कूल में उनके कुछ
कुछ मर्यादाएं रहती हैं, उनका कुछ अपनी ढंग से काम करने की जो पैटर्न है, वो पैटर्न बड़े स्कूल में नहीं रहता है। फिर भी अगली हमारी जो शिक्षा नीति है, इस नीति के जरिए हमारे देश में, आज हमारे गुजरात में तो क्या हो रहा है, यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। जो सरकारी सेक्टर में था, गवर्नमेंट सेक्टर में था, वो अभी कुछ दिनों तक वो चल सकता है, फिर बाद में वो प्राइवेट में चला जाएगा। और उनके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हैं, दीप्ति जी, दीप और शरद कांत जी, कौशिक भाई और राजुल बहन तो जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आगे की जो शिक्षा नीति है हमारी, वो नीति को गांव तक फैलाने के लिए, गांव तक ले जाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से काम करना होगा। सिर्फ नीति बदलने से कुछ लाभ होगा, ये मानना हमारी एक मर्यादा है, हमारी यह गलत फहमी है कि कोई नीति बदल गई और हमारी शिक्षा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा हमारा पैटर्न ये बदल गया, ये मानना ठीक नहीं है। हमारे देश में आज हम कोरोना की वजह से 2 साल से यहाँ तो देहातों में फिजिकल एजुकेशन ठप हुआ है और गांव में ऑनलाइन एजुकेशन, देहातों में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन का जो पैटर्न है, ये बहुत कम अवसर से यहाँ लागू होता है। फिर भी कुछ अच्छे सुझाव भी यहाँ से मिले हुए हैं और इस सुझाव के कारण अगर हमारे देश में पूरा राइट टू एजुकेशन करना है, शिक्षा का अधिकार सबको मुहैया करवाना है, तो इसके ऊपर हमें और अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और कदम उठाने होंगे। वैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट भी है, फर्जियात शिक्षण 6 से लेकर के
14 साल का जो बालक है उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, लेकिन मुझे पता है आज भी इस 21वीं सदी में भी इतने सारे एक्ट या रूल्स होते हुए भी कंपलसरी एजुकेशन को हम लागू नहीं कर पाए हैं। गुजरात में भी शिक्षा का जो स्तर है वो केरल की जरिए हमारा देश में शिक्षा के ऊपर केरल टॉप पर है, और दूसरे जो स्टेट हैं वो भी लड़खड़ाते हैं। वो पूरी तरह से या अपनी ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका आउटकम्स बहुत नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी देश की जो शिक्षा नीति है, ये नीति को बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरी जो सिस्टम है वो अच्छे ढंग से लागू करने के लिए, अच्छी तरह से अमल में लाने के लिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे यहाँ मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना એટલે इसका मतलब है कि बच्चा जो विद्यालय में जाता है तो उनको दोपहर का भोजन मिलता है, और ये दोपहर का भोजन जब से देने का शुरू हुआ है, उसके बाद हमारे जो विद्यालय है उस विद्यालय में नामांकन बढ़ा है। वो बढ़ा है इसका जो कारण में हम जाएं तो आज भी देश में 30% आबादी ऐसी है जिसको अपनी रोटी के लिए, अपना गुजारा करने के लिए बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता है। अगर उस बच्चे को विद्यालय में भोजन मिल पाता है, भोजन मिल जाता है, तो उस बच्चे का गुजारा करने का जो छोटा सा काम था वो काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये जो मिड डे मील जैसी योजना है, ऐसी ही कुछ दूसरी योजना, जो योजना हमारे देश के गरीब आदि जाति जो पढ़ने में बहुत रुचि नहीं रखते हैं, उनके बच्चों को लुभाने के लिए, उनके बच्चे को स्कूल में लाने के लिए, मुझे तो पता नहीं है कि देश में ऐसे कानून क्यों नहीं बन रहे हैं कि
कानून जो कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बाल मजदूरी का कानून है। बाल मजदूरी का कानून जरूर है, लेकिन उनका अमल नहीं हो रहा है। आज भी हमारे देश में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिसको विद्यालय में होना है, वो आज छोटी छोटी होटल में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कारखानों में अपना श्रम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, और उनके पास से विद्यालय छूट गया है। वो छूटने का जो अवसर है, जो कि उनसे नहीं मिलना चाहिए, जब वो मिल पाता, उनका विद्यालय के लिए उनका दाखिला होता और वो विद्यालय में अगर होता तो जरूर न जरूर वो एक दिन अपने आप को संभाल करके अच्छी तरह से उस समाज के सामने अपने आप को प्रस्थापित कर सकेंगे। हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं। वैसे हमने 15-20 दिन पहले समाचारों में देखा था कि जोधपुर की एक एम्प्लॉइज, नगर निगम की एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज सफाई कर्मी थी और बाद में उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और वो क्लास 2 ऑफिसर बन गई। बहुत छोटे से समूह से आई हुई और अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करती है कि मैं एक छोटे से काम में लगी हो रही थी, फिर बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से की और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाला और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग पिछड़े हैं, वो पिछड़े हुए लोग, अगर हम उनको अच्छी तरह से शिक्षा दे पाए। हमारे गुजरात में सभी बच्चियां हैं जो 9th स्टैंडर्ड में दाखिला करवा रही है, उनको 9th में जब आती हैं तो उनको गवर्नमेंट साइकिल भेंट देती है। ये बहुत अच्छा एक योजना है, सरस्वती साधना योजना। ये योजना का इस तरह से मैं जिक्र करूंगा कि इस योजना से गांव की जो बेटियां हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के बाद अपनी शिक्षा छोड़ देती थी, उनका दाखिला होने लगा और माध्यमिक में वो पढ़ने के लिए जाने लगी। ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि अगर हमारी शिक्षा नीति अच्छी तरह से पूरे देश में लागू हो जाए और पूरा भारत में सब के सब पिछड़े हुए जो स्टेट हैं
जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे जो स्टेट हैं उनको भी अपने आप में तरक्की करने का एक मसौदा तैयार किया जाए और वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं अगली जो हमारी शिक्षा है उनका स्वरूप डिजिटलाइजेशन में देख रहा हूँ। अगले कुछ सालों में आज हमारे पास जो भी है, अभी तक हम फिजिकल एजुकेशन से बाहर नहीं आए हैं। मैं अगले 4-5 साल के बाद हमारी जो नीति है वो नीति जब बदल जाएगी तो हम वेस्टर्न एजुकेशन पैटर्न है हमारी मदर टंग, ये इसलिए जरूरी है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो विरासत को बचाए रखने का काम, उस मूल्य को बढ़ाने का काम और अच्छी तरह से अगली पीढ़ी को उनको भेंट देने का काम वो सिर्फ मातृभाषा ही दे सकती है। आज भी हम जहाँ हैं, चाहे दुनिया में कोई भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है उनके ऊपर गर्व करने का, उनके ऊपर अपने आप को न्योछावर करने का एक भी मौका हम आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं और फिर भी हमारी अपनी जो भाषा है उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आगे मैं जानता हूं कि हमारा जो शिक्षा विस्तारण कार्यक्रम है, पूरी तरह से शिक्षा को विस्तारण करने का, उनको फैलाने का, तो सही ढंग से अगर हम कर सकेंगे तो मैं मानता हूं कि हम हमारे देश में अगली पीढ़ी के लिए अगले हमारे जो कदम हैं वो बहुत मजबूती से, बहुत तेजी से हम फैला पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे देश की में जो ह्यूमन पावर है वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ये ह्यूमन पावर को अगर हम अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से उनका काम कर सके, उनके ऊपर बोझ डाल करके सही मायने में उनको लागू करते हैं, तो हमारा भविष्य, हमारा अगला रोशन युक्त समय
दूर नहीं देखता हूँ, वो नज़दीक ही है। इस बात को लेकर के मुझे आपसे अपने वैसे मेरा आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी अपने आप में आपसे बहुत लंबी बातचीत की, अपना विचार साझा किया। मैं मानता हूँ कि आप सबको इस मंच से जुड़ने के बाद, और मैं भी अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। आप सब भी इस मंच के जरिए मेरे साथ जुड़े, उसे मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। खास करके हमारे कौशिक भाई और राजुल बहन, दोनों विदेश में रह करके साहित्य की और समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आप सबको पुनः अभिनंदन करते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।